two vectors to be arranged. Combined है magnitude 60 न्यूटन and 35 न्यूटन. दो वेक्टर्स हैं, उनमें पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड फर्स्ट वेक्टर्स मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन है. ये गिवन है. पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन है और सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड 35 न्यूटन है. अब वो क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर ये दो मैग्नीट्यूड है, एक 60 एक 35, के पास ये आंसर में तीन ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन लिखती है 100 न्यूटन, इनमें से दूसरी ऑप्शन लिखती है 70 न्यूटन और तीसरी ऑप्शन लिखती है 20. अब गिवन है 60 और 35, नीचे उसके तीन ऑप्शन 100 न्यूटन, 70 न्यूटन और 20. वो ये पूछना चाह रहा है कि ये जो 60 और 35 है, इनका रिजल्टेंट क्या 100 हो सकता है, इनका रिजल्टेंट क्या 70 हो सकता है, इनका रिजल्टेंट क्या 20 हो सकता है. तो देखिए इसका तरीका क्या है. ये तो क्वेश्चन है, मैं आंसर इसी में लिख रहा हूँ. इसका तरीका ये होता है आप दोनों का मैक्सिमम रिजल्ट दोनों का मैक्सिमम रिजल्ट लेते हैं. मैक्सिमम रिजल्ट हमेशा एडिशन से आता है. जब भी आप दो फोर्सेस को जमा करते हैं तो सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है हमेशा एडिशन. यानी मैं 60 और 35 को ऐड करता हूं, इसका मतलब मैक्सिमम रिजल्ट इनका 95. इन दो फोर्सेस का रिजल्ट 95 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एडिशन के बाद जो आंसर आता है उससे ज्यादा आंसर पॉसिबल नहीं. इसका मतलब है 100 न्यूटन तो पॉसिबल नहीं रहा. क्यों पॉसिबल नहीं रहा? क्योंकि वो मैक्सिमम रिजल्ट से ज्यादा है. अब हम इसका मिनिमम रिजल्ट लेते हैं. भाई कम से कम रिजल्ट क्या आएगा? मिनिमम रिजल्ट इन दोनों फोर्सेस का मिनिमम रिजल्ट हमेशा सब्ट्रैक्शन से आता है. अगर मैक्सिमम रिजल्ट एडिशन से आता है तो मिनिमम रिजल्ट सब्ट्रैक्शन से आता है. 60 में से 35 माइनस करने 25 न्यूटन मिनिमम आंसर. अब इससे 25 से मुराद ये है कि 25 से कम भी पॉसिबल नहीं. अगर 95 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है तो 100 गलत कर दिया, और 25 से कम पॉसिबल नहीं है तो 20 गलत है. इसका मतलब करेक्ट आंसर 70 न्यूटन है. वजह यह है कि 70 उस रेंज में आ रहा है. किस रेंज में आ रहा है? 25 न्यूटन से लेके कहां तक? तो आप नीचे लिखेंगे कि उसकी जो रेंज बन रही है, रेंज वो 25 न्यूटन से लेके 95 न्यूटन तक है. उसकी जो रेंज बन रही है वो 25 न्यूटन से 95 न्यूटन तक है. देयरफॉर करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो 70 न्यूटन बन रहा है. और उसकी वजह ये है कि 70 न्यूटन उस रेंज में आ रहा है. किस रेंज में आ रहा है? मैंने बताया 25 और 95 के दरमियान. 25 से लेके 95 तक कोई भी आंसर रिजल्टेंट हो सकता है. कोई भी 61, 81, 72 कोई भी हो सकता है, मगर 95 से ग्रेटर नहीं हो सकता, इसलिए 100 गलत. और 25 से कम नहीं हो सकता, इसलिए 20 गलत. 2.15
चार्ट आंसर नंबर 2.15। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है कि सपोज दैट साइड्स ऑफ क्लोज पॉलीगॉन रिप्रेजेंट वेक्टर अरेंज हेड टू टेल। पहले तो ऊपर मेंशन करके क्लोज पॉलीगॉन का नाम ले। क्लोज पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन में कम से कम 6 वेक्टर होते हैं, जिसे आप हेक्सागॉन भी कहते हैं। तो वो ये कह रहा है कि ये क्लोज पॉलीगॉन है। क्लोज का मतलब ये होता है कि जहां से आप स्टार्ट करें वहां मस्त वापस आने। तो जितने वेक्टर आप क्लोज पॉलीगॉन में लें, जिस वेक्टर से आप शुरू करें वहां पे वापस आए, तो वो क्लोज कहलाते हैं, क्लोज। और तमाम वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से अरेंज करना है। मसला मैं बनाता हूं। पहला वेक्टर ए, पहला वेक्टर ए है, उसका हेड। दूसरा वेक्टर बी है, उसकी टेल। वेक्टर ए का हेड, बी की टेल। जितने वेक्टर आपने बनाने हैं सबको हेड टू टेल रूल से अरेंज करना। ए का हेड, बी की टेल, फिर बी का हेड और ये सी की टेल। बी का हेड और सी की टेल, 3 हो गए। सी का हेड और डी की टेल, 4 हो गए। ए का हेड, बी की टेल, बी का हेड, सी की टेल, सी का हेड, डी की टेल, डी का हेड, ई की टेल। ये देखें 5 हो गए। और ई का हेड, एफ की टेल, 6 पूरे। और एफ का हेड, ए की टेल। तो आप अंदाजा लगाएंगे, फिर देखेंगे ए से शुरू किया था, ए का हेड, बी की टेल, बी का हेड, सी की टेल, सी का हेड, डी की टेल, डी का हेड, ई की टेल, ई का हेड, एफ की टेल, और एफ का हेड वापस ए की टेल। तो 6 वेक्टर बने हैं, ए बी सी डी ई एफ। 6 के 6 हेड टू टेल रूल से अरेंज है, और है भी क्लोज पॉलीगॉन। क्लोज पॉलीगॉन से मुराद जहां से हमने शुरू किया था वहां वापस आ गए। अब इसका वेक्टर सम क्या होगा? इसको ऐड करें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस ई प्लस एफ। इन तमाम का वेक्टर सम 0 आएगा। और उसकी क्या वजह है कि इसका वेक्टर सम 0 है? क्योंकि ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक एक दूसरे के वेक्टर को कैंसिल कर रहे हैं। all vectors arranged, all vectors arranged, all vectors arranged head to tail rule by method of head to tail rule. All vectors arranged by method of head to tail rule. तमाम वेक्टर्स अरेंज हुए हैं मेथड ऑफ हेड टू टेल रूल से। कैंसल आउट इफेक्ट ऑफ ईच अदर, कैंसल आउट इफेक्ट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल करते हैं, इसलिए इनका रिजल्टेंट 0 आ जाता है। आप 2.17 करते हैं, 2 पार्ट साइड में करेंगे। 2.17 देखिए, 17 इंपॉर्टेंट है, 18 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 से 4 शॉर्ट आंसर आते हैं, 4 पेपर में। और 4 देखिए, अगर 21 है और 21 कर लिए जाए, 4 एक्सरसाइज से हो जाते हैं आराम से। 17 ऑल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a1 a2 पर रिवर्स। अगर a1 और a2 के कंपोनेंट्स को रिवर्स कर दिया जाए तो a1 क्रॉस a2 पे इफेक्ट क्या पड़ेगा?
देखिए सबसे पहले A1 की कंपोनेंट कौन सी, A1 xi, A1 A1 zk, ये A1 के कंपोनेंट, x के साथ i, y के साथ a, c के साथ a, तीन कंपोनेंट। इसी तरह A2 के कंपोनेंट्स हैं, A2 के कंपोनेंट्स हैं A2xi, A2yj और A2zk, A2xi, A2yj और A2zk, ये तीन कंपोनेंट्स हैं। अगर हम A1 क्रॉस A2 लिखते हैं, A1 क्रॉस A2 लिखते हैं, तो आपको मैट्रिसेस मेथड समझाया था। कार्ड में मैट्रिसेस मेथड नहीं आता, क्रॉस में आता है। उसके मुताबिक ऊपर यूनिट वेक्टर आई, जे और के आएंगे। यूनिट वेक्टर आई, जे और के आएंगे। A1 के कंपोनेंट्स आएंगे, A1x जे के साथ A1y, के के साथ A1z। आई जे के लिखने के बाद A1 के कंपोनेंट x के साथ आई, y के साथ j, z के साथ A1z। अब B के B1x और A2 के, B नहीं A2 के, A2x, A2y और A2z। A1 के 3 कंपोनेंट आए, 1x, 1y, 1z, A2x, A2y, A2z। ये तो A1 क्रॉस A2 का रिजल्ट है। अब नीचे हमने ये लिखना है बाय रिवर्सिंग कंपोनेंट्स, तो कहा है इनको रिवर्स कर, बाय रिवर्सिंग कंपोनेंट्स, बाय रिवर्सिंग कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स को रिवर्स करने से अब क्या बनेगा, देखिए जरा, A1 डैश क्रॉस A2 डैश, नाम तब्दील किया, A1 क्रॉस A2 की बजाय A1 डैश क्रॉस A2 डैश, इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसमें हमने कंपोनेंट्स को रिवर्स करना। फिर ऊपर मेंशन किया आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, उसी तरह हर कंपोनेंट को रिवर्स करना, यानी रिवर्स से मुराद -A1x, -A1y, -A1z। आप देखिए मैंने A1x के साथ भी माइनस लगाया, A1y के साथ भी माइनस लगाया, A1z के साथ भी माइनस लगाया, नीचे भी ऐसे -A2x, -A2y और -A2z। तो कंपोनेंट्स रिवर्स करने के बाद यहां एक बात हमें ये समझनी चाहिए कि जब कंपोनेंट रिवर्स होते हैं तो जो प्लस में थे अब वो माइनस में, और जो प्लस वाला था उसका जो सोल्यूशन था वो A1 क्रॉस A2, और जो रिवर्स होने के बाद सोल्यूशन आया वो A1 डैश क्रॉस A2 डैश आया। अब आप ये करेंगे कि इस रो में से, इसे रो बोलते हैं, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है, इनमें से माइनस कॉमन लिया जा सकता, दूसरी रो से भी तीसरी रो से भी। ये बन जाएगा A1 डैश क्रॉस A2 डैश इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर कॉमन है। -1 का स्क्वायर कैसे बनता है? -1 का स्क्वायर इसलिए बनता है कि 2 माइनस हमने कॉमन लिए हैं, 2
दूसरी रो से भी माइनस कॉमन लिया, तीसरी रो से भी माइनस कॉमन। तो जब दो माइनस कॉमन लिए हैं तो बाहर -1 का स्क्वायर आ गया। अब अंदर क्या इक्वेशन, उस मैट्रिसेस के अंदर यूनिट वेक्टर आई, जे और के उसी तरह है, वो तो तब्दील नहीं हुए। -1y a1z a2x a2y a2z माइनस खत्म कर दिया ना। जब माइनस कॉमन ले लिया तो फिर अंदर तो माइनस नहीं ना रहना। दूसरी रो वाला माइनस भी बाहर आ गया और तीसरी रो वाला माइनस भी बाहर आ गया, तभी तो बाहर लिखा है -1 का स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये वाला -1 का स्क्वायर प्लस हो जाए। अगर ये प्लस हो जाना है तो फिर वही चीज बन गई क्या, a1 क्रॉस a2 भी वही था और a1 डैश क्रॉस a2 डैश भी वही। इसलिए ये लिख दिया कि a1 डैश क्रॉस a2 डैश बराबर है a1 क्रॉस a2, a1 डैश क्रॉस a2 डैश बराबर है a1 क्रॉस a2। नीचे लिखिए नो चेंज बाय रिवर्सिंग कंपोनेंट, नो चेंज, नो चेंज बाय रिवर्सिंग कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स को रिवर्स करने पर कोई चेंज नहीं होती। ये 2.17 किया है। अब आते हैं 2.18 पे। स्टेटमेंट है नेम 3 कंडीशन that would make a1 cross a2 0। 2.18 में है कि 3 कंडीशंस बताएं जिसमें a1 क्रॉस a2 का आंसर 0 मीन नल वेक्टर है, नल वेक्टर बोर्ड में 0 है। क्रॉस में हमेशा नल वेक्टर लिखते हैं। a1 क्रॉस a2 नल वेक्टर आए वो 3 कंडीशन बताएं, 0 बोर्ड में 3 कंडीशंस एडेंट 3 कंडीशंस। फर्स्ट वन, उसमें पहली कंडीशन ये है if a1 and a2 are parallel, अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो, if both a1 and a2, if both a1 and a2 are parallel, अगर दोनों a1 और a2 पैरेलल हो, फिर क्या होगा? अगर a1 और a2 पैरेलल हो तो थीटा 0 डिग्री होगा, पैरेलल पे थीटा 0 डिग्री होगा। उसके बाद आप लिखते हो a1 क्रॉस a2 इक्वल्स टू a1 क्रॉस a2 इक्वल्स टू a1 a2 साइन 0 डिग्री यूनिट वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट में बराबर। फार्मूला क्या था, a1 a2 साइन थीटा यूनिट वेक्टर एंड डायरेक्शन के लिए, तो थीटा की जगह कितने डिग्री आया? 0 डिग्री। a1 a2 साइन 0 डिग्री यूनिट वेक्टर है। और बेटे साइन 0 मैथमेटिकली 0 होता है। अगर साइन 0 0 है तो सारा आंसर 0, लेकिन लिखना 0 को बोल्ड में 0 ये a1 क्लास a2 की जो 0 लिखनी है हमने वो बोल्ड बेस होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन,
तीन बतानी है ना। दूसरी कंडीशन है बोथ A1 and A2 are anti-parallel to each other. If both A1 and A2 are, if both A1 and A2 are anti-parallel to each other, अगर दोनों A1 और A2 एंटी पैरेलल, अगर दोनों एंटी पैरेलल हैं तो थीटा 180 डिग्री होगा। अगर दोनों एंटी पैरेलल हैं तो थीटा 180 डिग्री होगा। फार्मूला लिखा उसी तरह से, A1 क्रॉस A2 equals to A1 A2 sin 180 यूनिट वेक्टर है। A1 A2 sin 180 यूनिट वेक्टर है। अब sin 180 जीरो है, इसलिए इसका आंसर भी नल वेक्टर आना। A1 क्रॉस A2 बराबर है नल वेक्टर। तो अगर पैरेलल वेक्टर दो फिर भी नल वेक्टर आ रहा है, और अगर एंटी पैरेलल हो तो फिर भी नल वेक्टर आ रहा है। तीसरी कंडीशन, थर्ड वन ये है कि इन दो में से कोई एक जीरो। इफ A1 वेक्टर R A2 वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, उससे क्या होगा? अगर कोई एक जीरो होगा जब वो दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जीरो हो जाएगा। मतलब अगर A1 जीरो है, A2 से तरफ गए जीरो, A2 जीरो है, A1 से तरफ गए जीरो, 2.18 हो गया। तीन कंडीशन हो, 2.19 के दो पार्ट्स, तो 2.19 का पहला पार्ट, 19 का पहला पार्ट है कि आपने इन दो स्टेटमेंट में से बताना है ट्रू कौन सी है, फॉल्स कौन सी है, उसकी रीजन भी देनी। स्टेटमेंट क्या है? बॉडी इन इक्विलिब्रियम इंप्लाइज दैट इट इज नॉट मूविंग नॉट रोटेटिंग। स्टेटमेंट में लिखता हूं बॉडी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इन इक्विलिब्रियम, body in equilibrium implies that not moving, not rotating, not moving, not rotating। जो बॉडी इक्विलिब्रियम है वही इक्विलिब्रियम में होती है जो ना मूव करे ना रोटेट करे। ये तो दुरुस्त बात नहीं, फॉल्स है। उसकी अब रीजन देता हूं, मैं पहले समझा दूं कैसे। इसलिए फॉल्स है। देखिए स्टेटमेंट तो यूं है कि एक बॉडी रेस्ट में, ठीक है, एक बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है, एक बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही। तीन लफ्ज बोले हैं, तीन। पहली, बॉडी रेस्ट में, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, और उस पे लगने वाली फोर्सेस का इफेक्ट जीरो है। ये इक्विलिब्रियम है। अब इसका मतलब इक्विलिब्रियम में ये कहना कि वो मूव ही नहीं करेगी, बल वाला मूव तो कर रही है पर उस पे फोर्सेस का इफेक्ट जीरो, या ये कहना वो रोटेट ही नहीं करेगी, रोटेट तो वो कर रही है मगर उस पर टॉर्क का इफेक्ट क्या है? जीरो है। इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नीचे रीजन देनी,
पास्ट स्टेटमेंट है और जब नीचे रीजन देंगे उस रीजन में लिखेंगे body will be body is at rest, body is at rest are moving with uniform velocity. Body is at rest are moving with uniform velocity are rotating with uniform angular velocity. ये तीन लफ्ज आपने अंडर एक्शन ऑफ फोर्सेस। ये देखें आप, रेस्ट में है एक, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है दो, रोटेट कर रही है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी तीन, अंडर एक्शन ऑफ क्या फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में होगी। तो इसका मतलब ये देखें, मूविंग का लफ्ज भी आ रहा है, रोटेटिंग का लफ्ज भी आ रहा है। वो तो कह रहा था कि इक्विलिब्रियम में बस वो है जो ना मूव करे ना रोटेट करे। उसका मतलब ये था कहने का कि सिर्फ रेस्ट वाली इक्विलिब्रियम नहीं, रेस्ट वाली तो है ही सही, लेकिन अगर वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म है फिर भी, अगर रोटेट कर रही है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से फिर भी इक्विलिब्रियम में। सेकंड पार्ट भी, इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में कहता है कोप्लेनर फोर्सेस acting on a body form a close polygon। मैं लिख रहा हूं ताकि पता हो, कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस। पहले तो ये बताओ ये क्या होता है? कोप्लेनर, एक प्लेन में एक से ज्यादा फोर्सेस, एक प्लेन में एक से ज्यादा फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस acting on a closed polygon। अल्फाज पूरे बड़े, कोप्लेनर फोर्सेस, एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस पर, क्लोज पॉलीगॉन पर। देन क्लोज पॉलीगॉन पे एक्ट कर रही है, then the body will be in equilibrium, body will be in equilibrium। देखिए इक्विलिब्रियम में कौन होता है? पहले तो ये बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, फिर आगे बात बढ़े। इक्विलिब्रियम में कौन होता है जी? जिसमें ढेर सारी फोर्सेस लग रही, ये लग रही, क्या लग रही है यहाँ? हाँ जी, कैसे? कोप्लेनर फोर्सेस है, एक से ज्यादा लग रही, ढेर सारी फोर्सेस लग रही हो और उनका इफेक्ट ना हो। यहाँ गौर से पढ़ो, एक लफ्ज यूज हुआ है क्लोज पॉलीगॉन। क्लोज कहते हैं जहां से चले वहां वापस आ। आप याद रखें, एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी जहां से चले और वहां वापस आ जाए, इसका मतलब तो ये है कि फोर्स का इफेक्ट बाकी नहीं है। देखिए ना, एक बॉडी में ए से चलाऊं, बी जाए, सी जाए, डी जाए और वापस ए आ जाए, तो इसका मतलब उसने तो कुछ भी नहीं किया, उस पे फोर्स का इफेक्ट जीरो है। तो दो शराइत थी, क्या फोर्सेस लग रही हैं? हाँ जी। क्या उनका इफेक्ट है? नहीं। कैसे? क्योंकि क्लोज पॉलीगॉन, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट बी नंबर ट्रू स्टेटमेंट है। अब नीचे रीजन देंगे, रीजन में लिख दें
forces acting on a closed polygon, forces acting on a closed polygon, effect of forces equals to 0. Effect of forces equals to 0. That means body will be in a state of equilibrium. Body will be in a state of equilibrium. क्योंकि इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ना हो तो वो इक्विलिब्रियम में होगी. 2.20. Our answer number 2.20. कहता पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए वॉल बाय टू स्ट्रिंग. तस्वीर को दो रस्सियों से दीवार पर रखना. दो बार डायग्राम द टेंशन स्ट्रिंग विल बी मिनिमम. इस तरह लटकाएं कि रस्सियों में टेंशन मिनिमम. आपके पास दो ऑप्शन. पहली ऑप्शन ये है कि ये तस्वीर है, ये पिक्चर. यूं आप दो रस्सियां बांध देंगे. ये दो रस्सियों से उसको हैंग करना है और बताना है कि उनमें टेंशन मिनिमम है. आप नीचे बताएं ये सेंटर में, पिक्चर के सेंटर में वेट लग रहा है. दो अपोजिट फोर्सेस टेंशन इन स्प्रिंग. दो अपोजिट फोर्सेस टेंशन इन स्प्रिंग. रस्सियों में टेंशन ऊपर है, वेट नीचे. समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0. क्या था समेशन एफ वाई? बताया था कि अपवर्ड और डाउनवर्ड फिनोमिनल. अपवर्ड कितनी फोर्सेस है? दो, टी और टी. डाउनवर्ड कौन सी है? वेट. तो टी प्लस टी बराबर है वेट. टी प्लस टी 2t हो जाए. 2t बराबर है वेट. तो टेंशन कितनी आ रही है? टेंशन वेट का हाफ आ रही है, W/2. इस तस्वीर में अगर हम ऐसे तस्वीर को हैंग करें तो टेंशन वेट का हाफ आ जाए. दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम तस्वीर को यूं हैंग कर. दूसरा पार्ट और करें, ये भी एक ऑप्शन है. ये ऐसे हैंग कर, ये टेंशन टी और ये वेट W. ये दूसरा तरीका है. आप दोनों में से देखना है टेंशन मिनिमम कहां, क्योंकि कंपैरिजन तो यही करना है ना. अब आप इधर देखना है, ये वाला पार्ट यहां मिला है. ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है. टी के कंपोनेंट हमने, ये भी थीटा, ये भी थीटा. वहां क्यों नहीं थीटा था? वहां तो 90 पे रस्सियां थी. अब आपने लिखना है कि ये कंपोनेंट बनेगा टी cos थीटा, ये कंपोनेंट बनेगा टी cos थीटा, और ये दो कंपोनेंट ऊपर बनेंगे टी sin थीटा और टी sin थीटा. तो दो कंपोनेंट ऊपर बने हैं टी sin और टी sin. टी cos और टी cos इधर आ. तो पहले लिखेंगे समेशन एफ वाई 0 एक टी साइन थीटा अपवर्ड जमा टी साइन थीटा अपवर्ड.
और वेट डाउनवर्ड W। आपने इस डायग्राम में देखा टी अपवर्ड है और इसमें कौन अपवर्ड है? टी साइन थीटा और टी साइन थीटा वेट डाउनवर्ड है। 2t साइन थीटा बराबर है वेट, t बराबर है वेट ओवर 2 साइन थीटा, वेट ओवर 2 साइन थीटा। थीटा आप 30 डिग्री ले लो, तो अगर आप थीटा 30 डिग्री को करें तो टी डब्ल्यू के बराबर आ रहा है। अब आप बताएं यहाँ टेंशन वेट के बराबर आ रही है, यहाँ टेंशन वेट का हाफ है, तो इस तरह में टेंशन ज्यादा है, दूसरे इसमें भी नहीं। तो नीचे लिखेंगे इन फिग 1 टेंशन मिनिमम, इन फिग 1 टेंशन मिनिमम, टेंशन मिनिमम। बस एक शॉर्ट आंसर 21 रह गया और 116। ये लो